हंसमुख इंसान है, खुश रहने वाले इंसान है, लेकिन जो इंसान हर समय खुश है, क्या वो अंदर से भी खुश है? यही चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हर उस व्यक्ति के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं जो वो दिखाना नहीं चाह पा रहा है या वो दिखाना चाहता नहीं है, लेकिन हमारा तो काम है सबको उजागर करना। तो इसीलिए हम आप सभी लोगों को मैं एक बात जरूर बता देता हूँ, सर की शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं। तो सर मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा शेर व शायरी से सबसे पहले कि सर आप कुंवारे क्यों, शादी क्यों नहीं की सर आपने? वैसे देखिए, ये पर्सनल आपने सवाल कर दिया, पर्सनल में तो मजा है। तो दरअसल मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद गिरामी के मामलात सब तरह के लोगों में थे। वो दरअसल मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे, राजगिरी का काम किया करते थे, इमारत का काम। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिंदगी भर काम नहीं कर सकता। ठीक है। एक मशीन हम किसी भी प्रकार की ले लें, कैमरा है आपका, तो इसकी एक लिमिट है। बिल्कुल ठीक है। ये हमेशा काम नहीं कर सकती। नहीं। और इससे अगर मजीद आपको काम लेना है तो इसकी बीच में रिपेयरिंग भी आपको करानी पड़ेगी। तो लिहाजा जितनी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई, मैं उनका बहुत एहसानमंद हमेशा रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा कोशा रहे। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं मजदूरी करने वाला इंसान, मैं मेहनत मशक्क़त करने वाला इंसान, मेरे बच्चे भी तेरी मेरे गद्दर की मजदूरी करें। लिहाजा वो पढ़ाई की तरफ उन्होंने हमेशा ध्यान दिया। तो सर आपकी वैसे क्वालिफिकेशन क्या रही अपनी लाइफ में? मैंने जितनी पढ़ाई सी सब उर्दू के हवाले से की। उर्दू के हवाले से की? क्यों ऐसा क्यों? क्या फादर चाहते थे आप उर्दू के हवाले से करें? मेरे फादर की ख्वाहिश थी और लिहाजा मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं उनकी ख्वाहिश को पूरी कुछ तो पूरी करूं। हाफिज कुरान वो चाहते थे, वो जो ना बन सका, वो नहीं बन सके। तो फिर मैंने सोचा अगर ये चाहते हैं कि मैं मौलवियात की तरफ जाऊं तो मैं ऐसा बन जाऊं। ये अलग बात है कि मैं मौलवी तो नहीं हूँ, एक आज रोज़गार है मेरा, अपना टेलरिंग का काम भी है। तो एक वक्त ऐसा आया, तकरीबन मैं आपको बताऊं करीब 25-30 साल हो गए होंगे इस बात को। तो उनकी एज अच्छी खासी हो गई थी। अब कोई भी काम के लिए एक जवान बच्चे को तलाश करता है, लिहाजा उनकी एज ज़्यादा होने के बाद तो उनके पास काम कम होने लगा। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया, लिहाजा फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से अपने घर में, अपने परिवार की तरफ मोड़ दिया। और जो जिम्मेदारियां मेरे वालिद गिरामी उठाते चले आ रहे थे, जिस ऐशो आराम वो हमें मुहैया करा रहे थे, तो मैं हमेशा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये दुआ करता रहा कि परवरदिगार आलम, मेरे वालिद ने हम सब के लिए बहुत किया है, अब तो मुझे इस लायक तो तूने बना ही दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जब तक ये लोग हयात हैं, जब तक ज़िंदा हैं, इन्हें ये कभी महसूस ना हो कि आज अगर हम कुछ कमाते तो हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो मैंने पूरी कोशिश की और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया और मैंने कभी उनसे किसी काम के लिए नहीं कहा। मैंने कहा अब आप आराम कीजिए और बताइए आप अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे ले जाना चाहते हैं। जिस चीज़ की ख्वाहिश हो आप बेझिझक कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी के आगे ना तो हाथ फैला रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं। आपका अधिकार, आपका हक। ये मशीन, मैंने अपने आप को मशीन बताया, ये मशीन आपकी है, इसे जैसा आप यूज़ करेंगे ये उतना माल आपको देगी। तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कभी मुझसे तलब भी नहीं किया कुछ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता रहा। मैंने कोशिश ये की कि कभी कोई कमी ना रहे और नहीं अपनी रही, बहनों का नहीं रही। मैंने अपनी बहनों का, भाइयों का, सबका ख्याल रखा, बहनोइयों का, भांजी भांजों का, भतीजी भतीजों का, आपने सबका ख्याल तो रखा, लेकिन इसी ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पाए। नहीं, मैंने अपना ख्याल रखा, मैं खुश हूँ। ये ज़रूर है कि हाँ, मैंने शादी नहीं की और शादी करना एक सुन्नत है और बहुत ज़रूरी है शादी करना इंसान को। ये मैं सारी बातें जानता हूँ। मैं सरकार की हदीस के हवाले से भी शादी के हवाले पे बहुत लंबी गुफ्तगू आपसे कर सकता हूँ कि आपने कहा है शादी के लिए। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया इस समाज को देखते हुए कि मैं अगर शादी कर लूँगा तो मुझे विरासत में एक और रिश्ते मिल जाएंगे 50। तो मैंने अपनी चादर को जहन में रखा कि उस वक्त अगर मैं शादी कर लेता तो शादी करने के बाद आज जो अपनी बहनों के लिए कर रहा हूँ तो अपनी वाइफ के बहनों के लिए ना कर पाता, या अपनी भांजी भांजों के लिए कर रहा हूँ और उसके भांजी भांजों के लिए नहीं कर पाता। गरज ये बहुत से वजूहात हो सकते हैं। मैं
बहुत लिमिटेड सी बता बातें, रहे हैं हाँ। वैसे तो। तो ये तमाम चीज़ें फसाद की जड़ बन जाती हैं। बिल्कुल। आज मेरी पॉकेट ये भी फूली हुई है, देख रहे हैं आप। हम्म, और उस वक्त अगर फूली पॉकेट मैं कमरे में जाने के बाद हल्की कर देता, हम्म, तो फिर मेरा ये परिवार मुझ पर शक करता, शक मुझे करता। पता नहीं क्या लाया था, बहू को दिया, बीवी को दिया, बिल्कुल ये ठीक दिया। कहा आपने। लिहाजा तमाम बहुत सी बातें मेरे जहन में थी, तो मैंने उस वक्त ये बेहतर समझा कि आप शादी मत करो, आप जैसे हो वैसे ही रहो। लिहाजा मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाता रहा। वैसे ज्यादा पर्सनली और नहीं जाऊंगा, वरना आप तो और लोग डेप्थ हाँ, में अपनी चले बहनों जाओगे। की शादियाँ की, भाइयों की शादियाँ की, बहरहाल जी। सबकी शादी की। हम्म, और अब तो मेरे वालिद भी नहीं रहे, वालदा भी नहीं रही, एक मुझसे छोटा भाई वो भी नहीं रहा, तो मैं टूट चुका हूँ। जी बिल्कुल। और जहाँ तक है, लेकिन मैं खुश हूँ, और मुझे अल्लाह से कभी कोई शिकायत ना थी, ना है, ना रहेगी। क्या बात है। इसी बात पे सर, ये जो शिकायत बस, नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कभी सर नहीं। इसी बात बस पे। हाँ, एक ज़रूर ख्वाहिश करता हूँ और हमेशा उससे दुआ मांगता हूँ कि ऐ परवरदिगार आलम, तू सब्र के साथ और ईमान पे जिंदा रखना। क्या बात। हेलो एंड हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे मिशन परिवर्तन चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग हमारी एक ऐसी इनिशिएटिव को लगातार देख रहे हैं, अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, हमारे इस यूट्यूब के चैनल जो हमने बनाया था बेसिकली आप ही लोगों के टैलेंट के लिए, बेसिकली लोगों के जो भी चीज़ अंदर मौजूद है। अब वो जो भी चीज़ का मतलब ये नहीं कि आप गालियां बकने आ जाओ, तो ऐसे एक तो बिल्कुल भी मत आना। आपके अंदर अगर टैलेंट है, अगर कोई आवाज़ है, तो उसको उठाने का काम पूरा मिशन परिवर्तन करता है। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे लोगों, जहरीले लोगों से नहीं है ना सर, जहरीले लोग इस दुनिया में बहुत हैं, इसीलिए उनसे हम दूर ही रहते हैं। लेकिन जो हमारे सर जैसे अमृत घोलते हैं सोसाइटी में, जो हमारे सर जैसे कुछ अच्छा देना चाहते हैं सोसाइटी को, उन लोगों का भरपूर तरीके से हम सभी लोगों के लिए और हमारी पूरी टीम के साथ स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि हम लगातार एक ऐसी इनिशिएटिव स्टार्ट करी जिसमें लगातार हम मिलते चले जा रहे हैं लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से नहीं। तो अच्छे अच्छे लोगों से जो मिल रहा है, उसी अच्छे की सीरीज में, उसी हिडन पीपल की सीरीज में हम सर के पास में आए। और वैसे तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला इनके बारे में, ये खुद ही बताएंगे, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे फिर बेकार में सर आप क्यों बैठ गए हो। मुख्तलिफ चैनलों से मेरे प्रोग्राम, बिलखुसूस डीडी नेशनल से मेरा प्रोग्राम प्रसारित हो चुका है, डीडी लखनऊ से भी मेरे कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। तो सर ये जो प्रोग्राम्स आप करते हैं, तो बेसिकली ये प्रोग्राम्स वाले आपको इनवाइट करते हैं, या कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसमें कुछ आप कंट्रीब्यूट करते हैं जिसके द्वारा आप जाते हैं? नहीं, इनवाइट करते हैं, वो बाकायदा उनका कॉन्टेक्ट लेटर आता है। अच्छा। और उसके लेटर की एक कापी हमें उनको भेजते हैं बाद में। वो इस चीज़ की गारंटी होती है कि वो लेटर उनका हमें मिल गया और हमारी अनुमति भी उन तक पहुंच गई कि हम आपकी फला तारीख पर आ रहे हैं अपना प्रोग्राम देने। तो वैसे सर ये प्रोग्राम्स में आप कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और उस 20 साल में मैंने नेशनल पढ़ा, डीडी नेशनल दिल्ली, लखनऊ दूरदर्शन पढ़ा, अच्छा। और बरेली दूरदर्शन भी पढ़ा, और रामपुर रेडियो स्टेशन। सर एक सवाल था, ये सवाल ये था, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप लगातार पढ़ रहे हैं एक तरीके से, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप क्यों पढ़ते हैं? वैसे आपको ऐसा क्या मिलता है सर पढ़ने से? नहीं, पढ़ने से नहीं, देखिए एक तो ये है कि मुशायरों की कामयाबी और मुशायरे पढ़ना ये अपना एक अलग विषय है। मुशायरे दरअसल जो होते हैं वो मुशायरों की शायरी में और चैनल्स की शायरी में बड़ा फ़र्क है। एक तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरा फ़र्क ये है कि जिन्हें हम गोष्ठी कहते हैं या नशिस्त कहते हैं, इसमें और मुशायरे में भी बहुत फ़र्क है। अच्छा। अगर अच्छी सामईन अच्छे शेर सुनना चाहती है तो अच्छे शेर उसे गोष्ठियों में मिलेंगे, नशिस्तों में मिलेंगे। अच्छा। उम्दा से उम्दा कलाम, अच्छे से अच्छा कलाम उसे वहाँ मिलेगा। उसमें होता क्या है कि मुख्तलिफ शोराए कराम इकट्ठे हुए, तो वहाँ आवाम तो होता नहीं, जनता तो होती नहीं, श्रोता तो होते नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, सामान्य नहीं होते, बस 10-5 लोग अपने आसपास के जो हुए इकट्ठा हो जाते हैं, बस वो हो जाते हैं। तो उसमें शायरी होती है। अच्छा। और मुशायरों में
बिल्कुल अलग इसका मिजाज है। मुशायरों की शायरी वो शायरी होती है जो आवाम खरीदना चाहती है। अच्छा। तो मुशायरे जो बड़े होते हैं, जो ऑल इंडिया मुशायरे या अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जो हम लोग शायरी पेश करते हैं, वो हम वो चीज़ बेचते हैं जो दर्शक पसंद करना चाहते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि आज के मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में शायरी कम है, चुटकुलेबाजी ज़्यादा है, हास्य व्यंग ज़्यादा है, और उसे तर्जुल पॉलिटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाता है। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ तो ये है, अब 50% मान लीजिए आप कि वो चीज़ पसंद करते हैं जो खुराफाते हैं शायरी के अंदर, और 50% लोग शायरी सुनना चाहते हैं। तो होता ये है कि उसमें कुछ शोरा इकराम ऐसे भी होते हैं जो शायरी सुनाते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि दर्शक क्या चाहते हैं। वो अपने मियार को बनाए रखते हैं, अच्छा। अपने मकाम को बनाए रखते हैं, वो सिर्फ उसी पर हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको उदाहरण दे दूं, आपने मुख्तलिफ मुशायरे सुने होंगे, कवि सम्मेलन भी सुने होंगे जी। लेकिन वसीम बरेलवी साहब का, प्रोफेसर साहब का जो एक मकाम है, वो अपना एक अलग है। आप जब जब प्रोफेसर साहब को सुनेंगे, वसीम साहब को सुनेंगे, तो उसमें आपको शायरी नजर आएगी, खुराफात नहीं करते। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो शायर हैं और मैं भी शायर हूँ, या वो मुसलमान हैं मैं भी मुसलमान हूँ, बल्कि हकीकत पर मबनी ये बात है, हकीकत है ये। शायरी अगर आज भी हिंदुस्तान के स्टेज पर हो रही है तो प्रोफेसर वसीम साहब की ज़बान से जो जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो शायरी है। सर, जो आप पार्टिसिपेट करते हैं इतनी सारी शेर व शायरी में, मुशायरों में, और कवि सम्मेलन, काव्य कुंभ भी होते हैं काफ़ी नाम से, तो आप जो पार्टिसिपेट करते हैं इसका आपके पास मोटिवेशन क्या रहा? आपके माता पिता, या आप अपने आप के अंदर खुद रखते हैं ये मोटिवेशन कि मैं ही जाऊंगा खुद, या कोई आपको सपोर्ट करता है वहाँ पर जाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आदमी होता ये थी कि मेरी शायरी का मैं आपको बताऊंगा आगाज़ कहाँ से हुआ। जी बिल्कुल। मैं जब तालिब इल्म था तो मेरे वालिद ग्रामी दरअसल मुझे हाफिज़ कुरान बनाना चाहते थे। उनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनना चाहूँ। तो प्राइमरी में जब पढ़ रहा था तो वालिद ग्रामी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, हाफिज़ कारी शौकत हुसैन साहब, अभी हयात हैं वो, और वो मदरसा शमसुल उलूम घंटाघर बदायूं में कुरान की तालीम दिया करते थे। और वहाँ के जो सदर मुदर्रिस थे वो मुफ्ती इब्राहिम फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस वक्त वो आप वहाँ पढ़ाया करते थे। और हज़रत मज़ाक मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका बदायूं में आस्थाना है, बहुत बड़ा आस्थाना है, वहाँ के इस वक्त जो साहिब सज्जादा हैं मोहतरम इख्तियार अली शाह मदज़ल्लाहुल आली, वो हिंदी पढ़ाया करते थे और उर्दू पढ़ाया करते थे। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। कोई भी बच्चा किसी भी मदरसे में, किसी भी दरसगाह में, किसी भी स्कूल में तालीम हासिल कर सकता है, लेकिन मैं इसलिए अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे वो असातिज़ा मिले जो इल्म के साथ साथ रूहानी मरकज़ के भी एक नायाब हीरे थे, जिसमें पहला नाम हज़रत मुफ्ती इब्राहिम फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, जिनका आस्थाना मटके पीर साहब में मौजूद है। हर साल उनका बड़ी शान और शौकत के साथ उर्स मनाया जाता है, और उनके खानका के साहिब सज्जादा हज़रत सोहेल फरीदी मदज़ल्लाहुल आली हैं, वो मेरे उस्ताद गिरामी रहे। तो इन्हीं सब लोगों को मद्देनजर मैं वही बताना इस चाहता हूँ। पॉइंट पे आना जी। और हाफिज़ शौकत साहब, जिन्होंने मुझे कुरान की तालीम दी और मेरे हिफ्ज़ में भी मैं रहा, ये मेरी क्या कहूँ, बदनसीबी कहूँ, वो शरारती भी था उस ज़माने में, और कुरान जैसी किताब का हिफ्ज़ करना बड़ी बात थी, बड़ी बात। तो मैं वो नहीं कर सका। अलबत्ता कुछ पारे मेरे हिफ्ज़ हो चुके थे, लेकिन बड़ी कोशिशें की वालिद ग्रामी ने भी, उस्ताद मोहतरम ने भी,
गरज ये नहीं हो पाया। गरज ये कि वालिद ग्रामी फिर इस स्थिति में आ गए और आपने कहा कि भाई जब ये इस पर नहीं चल पा रहा है तो फिर ऐसे और तालीम में जहाँ इसकी रुचि हो, तो फिर मुफ्ती इब्राहिम साहब फरीदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मैं हाजिर हो गया और बाकायदा उनसे मैंने मौलवियात की तरफ रुजू कर लिया। इख्तियार अली शाह, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, वो इस बिना पर मानता हूँ कि एक ऐसा बुज़ुर्ग, उस वक्त वो मुफ्ती थे बदायूं शहर के, और इख्तियार अली शाह आज भी साहिब सज्जादा हैं हज़रत मज़ाक मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के। तो मुझे जो असतिज़ा मिले वो ऐसे उलमा इकराम और ऐसे रूहानी मरकज़ के आए थे और ऐसे इल्म दां थे कि जिनकी सोबत में सिर्फ आदमी बैठना शुरू कर दे, तालीम ना ले तो भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्या बात है, बढ़िया। तालीम ना लेना, सिर्फ उनकी सोबत इख्तियार कर ले, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर 40 दिन बैठ ले लगातार तो वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा अपने आप को समझने लगेगा और समाज उसको मानने लगेगा कि पढ़ा लिखा इंसान है। बढ़िया। तो मैंने उन लोगों से तालीम हासिल की, तो इस बिना पर मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। क्या बात है। तो सर मैं चाहता हूँ और चंद जी जी शायरी की जो आपने बात की कि शायरी का शौक और ये कैसे पढ़ा गया, बिल्कुल। तो उसी ज़माने में जो सालाना इजलास होता था मदरसे में, शमशुल उलूम में, तो उसमें कुछ ना कुछ जो बच्चे जिस फील्ड का होता था प्रोग्राम के तहत, तो मैंने अपने आप को हमेशा नात के हवाले से पेश किया। अच्छा, तो आपको नात पढ़ना बहुत पसंद था या सुनना बहुत पसंद? बहुत पसंद था, सुनना भी और पढ़ना भी। और सुनने में तो बहुत सी चीजें थी, जैसे मुशायरे सुनना मुझे बहुत पसंद था। तो क्या कोई नात शरीफ ऐसे इसी बात पे याद है? बिल्कुल सुनाऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। हाँ, मैं इस एक नात की आपको एक क्वालिटी और बता दूं। नात तो बहरहाल नात है जी, उसमें ना तो अच्छी और बुरी का आप इंतखाब नहीं कर सकते कि ये अच्छी नात थी, ये बुरी नात थी। जो सरकार की सराह की जाए वो अच्छी ही अच्छी है, उसमें ख़राब कुछ नहीं होता। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है जो नात के शेर में आपके सामने पेश करूँगा और आपके दर्शकों तक पहुँचाऊँगा। बिल्कुल। इसकी क्वालिटी ये है कि जब हुजूर शहीद बगदाद शेख उसैदुल हक मोहम्मद आसिम मियां कादरी अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बगदाद में जो शहीद हो गए, उनका मज़ार बगदाद शरीफ में है, तो वो किसी प्रोग्राम में जब हुआ करते थे, तो हालांकि नात मैंने दरगाह कादरी में उससे कादरी के एक महफिल में पढ़ी थी, और उसके बाद इस नात की क्वालिटी मुझे हुजूर शेख साहब से पता चली कि वो जब दूसरी जगह प्रोग्राम हुए और वो वहाँ आए, तो मैंने एक जगह अबरार भाई थे SDO साहब मरहूम, उनके एक प्रोग्राम हो रहा था हज के ताल्लुक से, जो हाजी लोग आते हैं उनके सिलसिले में वो एक प्रोग्राम कराया करते थे हर साल। तो मैंने नात पढ़ी वहाँ, तो हुजूर शेख साहब ने मुझे रोक दिया, अरे भाई अहमद वो पढ़ो यार जो दरगाह में पढ़ी थी। एक बात, शादाब ज़की साहब की किताब का इजरा हुआ उनके घर पर ही, उसमें भी मैंने कोई और कलाम पढ़ना चाहा था, कोई दूसरी नात पढ़ना चाहिए थी, वहाँ भी मुझे उन्होंने टोक दिया, बोले भाई वो नात पढ़ो, वो पढ़ी। गरज ये एक संभल में नातिया मुकाबले का इनकाद किया गया और वहाँ मैं भी गया। हालांकि नात के मुकाबलों में जाता नहीं हूँ, क्योंकि नात के मुकाबलों में फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मैं सिर्फ इसको मानता हूँ जो फर्स्ट है उसने भी नात पढ़ी थी, जो सेकंड है उसने भी नात पढ़ी थी, जो थर्ड है वो भी नात वाला है, तो इसमें आप तय नहीं कर सकते कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ 5 शेर की कैद थी, और दूसरा ये कि आप किसी भी खुलफाए राशिदीन का या किसी भी मनक़बत का शेर नहीं पढ़ सकते, मक्ता भी नहीं पढ़ सकते, रिपीट भी नहीं कर सकते। जो यूरी बैठी थी अगर वो आपको इजाज़त देते हैं और वो कहते हैं कि मुकर्रर, तो आप रिपीट कर सकते हैं। तो उसकी ये मैं आपको करामत बताता हूँ इस नात की कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने इंतखाब वहाँ कुछ और किया था पढ़ने का, लेकिन जब मैं स्टेज तक पहुँचा, मंच तक पहुँचा और जब मैक के सामने आ गया, तो अचानक मेरे जहन में आई कि अरे यार ये शेख साहब को बहुत पसंद थी, उस वक्त वो शहीद हो चुके थे। तो फिर मैंने ये नात पढ़ी और इस नात की बरकत और उनकी करामत, तो मुझे वहाँ संभल में फर्स्ट प्राइज। तो जरूर सुनाइए सर, जल्दी करिए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब हाजिर करता हूँ। बिल्कुल सर, मैं तहत में बहुत कम पढ़ता हूँ और तरन्नुम से ज़्यादा पढ़ता हूँ।
ऐसा भी नहीं कि मैं तहत में नहीं पढ़ता हूँ, तहत में ही पढ़ता हूँ, लेकिन ये मेरा दिल चाहता है कि मैं ये तरुण से पढ़ूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल इजाजत है। याद कौनो मकान नहीं होती, याद कौनो मकान नहीं होती, जिंदगी में मेहरबान नहीं होती, जिंदगी मेहरबान नहीं होती, और उनके घर नक्श पा नहीं पढ़ते, चरख पर कै कशा क्या बात है, वाह। नहीं होती, चरख पर कै कशा नहीं होती, और कोई गोशा नहीं दो आलम में, कोई गोशा नहीं दो आलम में, उनकी मिदहत जहाँ क्या बात है। नहीं होती, उनकी मिदहत जहाँ नहीं होती, और पाए अतहर न चूमती तो कभी, पाए अतहर न चूमती तो कभी, ये जमी आसमां नहीं होती, वाह, क्या बात है, वाह। ये जमी आसमां नहीं होती, और मक्ता हाजिर करता हूँ इसका, बहुत बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल। नात के शेर तो भी और हैं, लेकिन मैं इसको जी जी बिल्कुल, हाँ। करता हूँ कि नात पढ़ते है वो भी अहमद, नात पढ़ते है वो भी अहमद, जिनके मुंह में ज़बान नहीं क्या बात है, होती, बढ़िया, जबरदस्त। जिनके मुंह में ज़बान नहीं होती। ये नात मुझे आज भी बहुत क्या पसंद है, बात है, इतना जुनून। आप जब वो सुन रहे और होंगे ये तो मेरे एक हुजूर तरीके से सरकार रोंगटा खड़ा कर और देने वाली, अगर इनको अच्छी तरीके से आप लोगों ने सुनी हुई हो तो रोंगटा भी खड़ा हो रहा था। इतनी, मैं कहूँगा, जबरदस्त आवाज है, कुछ भी कहो। मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं, अमूमन आप किसी भी शायर से मिलें, और अपनी ज़िंदगी में आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत से शोरा किराम से मिले होंगे, आपको 98% लोग ये बताएंगे, बल्कि 99% लोग ये बताएंगे कि मेरी शायरी का आगाज़ गज़ल से हुआ था। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी शायरी का आगाज़ नाते पाक से हुआ था। क्या बात है, मैंने ज़िंदगी में सबसे पहला कोई कलाम कहा था तो वो नात शरीफ थी, क्या बात है। नाते इस पाक। चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और और इस वीडियो को शेयर करिए। उसके बाद मैं गज़ल की तरफ आया, और आज भी नात का रंग मुझ पर इसलिए है, ये मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजदार अहले सुन्नत अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिम अल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका फैज़ है, और आस्ताने का क्या बात फैज़ है, है, उन बुज़ुर्गों का, बेशक। कादिर दरगाह के आस्ताने के बुज़ुर्गों का फैज़ है कि जिन्होंने वहाँ वो मुझे आस्ताना जो मिला, हालांकि मेरे ख़ानदान में मेरे बाप दादा सब उसी खानवादे से रहे हैं, सब मुरीद उसी खानवादे से हैं, तो आपके यहाँ से जो मुझे मतलब एक पहचान शायरी में मिली,
वो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे पीर मुर्शिद का और खानकाह कादरी का। क्या बात है। इस इंटरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं पहले एक बार ये देख लेता हूँ इस कैमरे में कहीं मैं कट तो नहीं रहा हूँ। जिस तरीके से आपका नेचर है, आपके बोलने का अंदाज है और आपकी सोच बहुत अच्छी है, प्लीज इस सोच को शायरी के माध्यम से जरूर बयां करें सर, प्लीज। मैंने कहा कि हमने बरसों दरो दीवार से बातें की हैं, हमने बरसों दरो दीवार से बातें की हैं, तब कहीं साहिब किरदार से बातें की हैं। क्या हमने बरसों दरो दीवार से बातें की हैं, तब कहीं साहिब किरदार से बातें की हैं, और शायद आ जाए, मैंने जैसा कहा कि शायरी इशारे कनाए का नाम, ये नहीं कि स्टेज पर पूरी तमहीद बांधी जाए और फिर अल्पसंख्यक या पाकिस्तान और फलां की गालियां बकी जाए, बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम शायरी नहीं है, इशारे की बात। हम भी उसे अपना दुश्मन मानते हैं, जो वीर रस के कवि होते हैं ना, वो जो गालियां बकते हैं, वो उसी को शायरी समझ रहे हैं, वो शायरी नहीं है। पुराना कोई भी कवि हो, जैसे हमारे यहाँ आदरणीय ब्रजेंद्र अवस्थी जी हुए, वीर रस के कवि थे, लेकिन गालियां नहीं बकी उन्होंने कभी। उर्मिला संदार जी हुए, मेरे बहुत अच्छे मामला थे उनसे, गालियां नहीं बकी उन्होंने, वो भी वीर रस के थे, उन्होंने गजलें भी कही, सब कुछ कहा, गालियां नहीं। आज की नई जनरेशन में शायद गालियों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमने बरसों दरो दीवार से बातें की हैं, तब कहीं साहिब किरदार से बातें की हैं, और कि शायद आ जाए ख्याल उसको वफा करने का। नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ, वो राष्ट्रपति था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। दोस्ती का माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाथ बढ़ाया था। तो शायद आ जाए ख्याल उसको वफा करने का, बस यही सोच के गद्दार से बातें की हैं। क्या बात है, क्या बात है। बस यही सोच के गद्दार से बातें की हैं। तो दरअसल शायरी इशारे किनारे का नाम है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ज़हीन लोग सामने बैठे होते हैं, आप श्रोता को, सामाइन को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, वो क्या समझती नहीं है, वो सब समझती है। क्या बात है। आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा इंटरेक्शन बहुत ही धांसू रहा। तो इसी आशा के साथ में चलते हैं और जल्दी ही मुलाकात करेंगे सर से एक नई वीडियो में, एक नए अंदाज में, और बिल्कुल फुल ऑफ शायरी के साथ में। मैं अपने देश के थोड़े से हवालों के एक उसी कारगिल के हवाले से, हालांकि मैंने नज़्म भी कही थी, कुछ कथा, लेकिन वक्त नहीं है। जी बिल्कुल, वक्त मैं सिर्फ एक कथा पेश करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ कि कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो सिपाही है या अवाम है, वो बहुत ताकतवर है, उसका कोई सानी नहीं है, पूरी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं कथा पेश करता हूँ, कहता हूँ कि हम हैं वो हिंदी जिन्हें हिंदुस्तान पर नाज है, हम हैं वो हिंदी जिन्हें हिंदुस्तान पर नाज है, फख्र है इसकी ज़मीं पर, आसमां पर नाज है, फख्र है इसकी ज़मीं पर, आसमां पर नाज है। दुश्मनों का सर कुचल दे ताहे हंसते खेलते, हमको अपनी फौज के एक एक जवान पर नाज है। क्या बात है।